रात लगभग 2:40 का समय था। पूरे गांव में सिर्फ हवा की सरसराहट और कुत्तों के बीच बीच में उड़ती हुई हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। लेकिन उस अंधेरे के बीच एक आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। किसी औरत की धीमी धीमी, बहुत धीमी फुसफुसाहट, इधर आओ, बस एक बार आ जाओ, तुम्हारा नाम मुझे पता है। कहते हैं गांव के लोग इस समय अपने घरों से बाहर तक नहीं झांकते, क्योंकि ये फुसफुसाहट किसी इंसान की नहीं, कर्ण पिशाचिनी की होती है, जिसका जंगलों के बीच में घर होता है। किसी कुएं के पास, किसी सुनसान इलाके के पास वो वास करती है। कुछ पुराने और टूटी दीवारों वाले घरों के अंदर, कोई जमे हुए कुओं के अंदर। तो दोस्तों नमस्कार, श्रापित सोसाइटी में आपका स्वागत है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप बहुत डरते हैं या आपका दिल बहुत कमज़ोर है तो ये कहानी आप ना सुने, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किस्से नहीं, ये कहानी वो सच्चाई है जो आपका दिमाग और दिल हिला देंगे। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से। आरव बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे हर बात की चीज़ जानने में इंटरेस्ट था। और एक थी अनन्या, बहुत शांत स्वभाव, समझदार लड़की। वो ज़्यादा किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करती थी। और तीसरा दोस्त था रोहन। वो हमेशा लोगों का मजाक उड़ाया करता था। वो हर इंसान का मजाक उड़ाता था और साथ में अंधविश्वास वाली चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसके सामने क्या चीज़ें हैं। बस उसका एक ही काम था कि लोगों का मजाक उड़ाओ और मजा लो। तीनों दोस्त अपने कॉलेज से गांव घूमने आए थे। रात में बुजुर्ग लोग आग के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुना रहे थे। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, उस कुएं से दूर रहना, वो तुम्हारा नाम जान लेती है। और एक बार उस कुएं ने बुलाया तो वहां से कोई वापस नहीं आता। बस इतनी बात सुनने की देर थी और रोहन बहुत हंस पड़ता है। अरे ये सब गांव की कहानियां हैं दादी, हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हम तो मजे में रहते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत का चेहरा जम गया, सिकुड़ गया जब उसने रोहन की ये बात सुनी। उसने उसको समझाया और कहा, अगले 3 दिनों में शुक्ल पक्ष आ रहा है। उसी दौरान उसकी आवाज सबसे तेज होती है। बस यही बात सुन के आरव के अंदर बेचैनी उठने लगी। तीनों ने तय किया वो अगले दिन कुएं तक जाएंगे और देखेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि तीनों शहर से आए हुए थे और नए जनरेशन के बच्चे थे। उन्हें इन चीज़ों में जानना इंटरेस्टेड तो था, मगर कहीं ना कहीं एक डर भी था। पर कहते हैं ना, अगर मौत खींचती है तो वो तुम्हें कहीं से भी बुला लेती है। और बस इसी चीज़ का इंतज़ार था। और जब वो तीनों ये बात डिसाइड करते हैं कि अगले दिन हम कुएं तक जाएंगे, और यहीं से उनकी लाइफ की सबसे बड़ी बर्बादी शुरू होती है। और ये सबसे बड़ी गलती अभी आगे उनको कितनी भारी पड़ेगी, ये आप अंत तक देखना। अगले दिन शाम को सूरज ढलते ही वो तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थी जैसे किसी के हाथ लटक रहे हों, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वो तीनों जंगल में अंदर जाते गए, पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से चीरकर, खरोंचकर पेड़ों को फाड़ दिया हो। सामने अनन्या धीमी आवाज में कह रही थी, ये सब निशान रात के हैं। आज सुबह जब हम पास से गुजर रहे थे, ये निशान वहां नहीं थे। रोहन ने घबराकर पूछने की कोशिश की, शायद ये जानवरों ने बनाए होंगे। इसी बीच दूर से किसी औरत की हल्की हल्की कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई दर्द में हो या किसी को पुकार रहा हो। आरव धीरे से कहता है, लोग कहते थे कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ रात में आवाज देती है, फिर ये दिन में अभी कौन बोल रहा है? तीनों ने एक दूसरे को देखा। तीनों की आंखों में घबराहट और डर साफ झलक रहा था, लेकिन पीछे लौटने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि उनकी जिज्ञासा उन्हें खींच लाई थी। उनका रास्ता उन्हें उस जगह तक ले ही आया जहां वो पुराना कुआं था। कहते हैं जब मौत बुलाती है तो उसे किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होती, वो इंसान अपनी मौत की तरफ खुद ही चला आता है। अब इन तीनों के साथ कुछ ऐसे ही होने वाला है, जरा ध्यान से सुनना। वो कुआं बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे लोगों ने बताया था। वो कुआं उससे भी ज्यादा बुरा और खतरनाक दिख रहा था, जैसे 500 साल से ये कुआं ऐसे ही बंद पड़ा हो। दीवारें जर्जर टूटी हुई थी, हर जगह काई जमी हुई थी, चारों ओर अजीब सी दुर्गंध थी
बदबू ऐसी आ रही थी कि कोई भी अगर खड़ा हो जाएगा तो वहीं पे ही उल्टी कर देगा। और कुएं के आसपास कपड़े के फटे टुकड़े पड़े हुए थे। उन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसको नोच के खा लिया हो और कपड़े खून से लथपथ वहीं पड़े हों। वो तीनों ये सब देखकर कांप रहे थे। अनन्या ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हवा अचानक रुक जाती है। जंगल एकदम शांत हो जाता है। इतनी शांति कि तीनों की सांसें भी आवाज भारी लगने लगती हैं। तीनों दोस्तों को एक दूसरों की सांसों की आवाज आ रही थी। माहौल इतना शांत था कि पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर कुएं के अंदर से एक हल्की सी थपक की आवाज आती है, टक टक टक, जैसे कोई अंदर से कुएं की दीवार पर उंगलियां चला रहा हो, कोई दीवारों को अपने नाखूनों से कुरेद रहा हो। ये सब आवाजें उन तीनों की कानों में पड़ रही थी। आरव डरते हुए झुककर नीचे देखने की कोशिश करता है, पर अंधेरा गहरा था, उसे साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन उसे लगा जैसे अंदर कोई परछाई हिल रही हो। और उसी वक्त किसी की फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत धीमी थी, आओ आरव, नीचे चले आओ। और ये आवाज जैसे ही आरव के कानों में पड़ती है, आरव का खून सूख जाता है। उसने पीछे मुड़कर देखा, अनन्या और रोहन दोनों उसके पास ही खड़े थे। पर वो सोचने लगता है, उसका नाम आवाज में किसने लिया। रोहन चिल्लाया, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अभी वो भागते उससे पहले कुएं के अंदर से अचानक लंबे काले बालों का एक गुच्छा बाहर फिसलता हुआ आता है, जैसे कोई नीचे से चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तीनों दोस्त थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन बाल धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं। और ये मंजर देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ वो बाल नहीं थे, वो किसी औरत का सिर था जो उल्टा लटकते हुए ऊपर चढ़ रही थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, चेहरे पे बहुत से कट के निशान थे। एक आंखें गायब थी और दूसरी फूटी हुई थी और उसके होठों से खून बह रहा था। उसने फिर से फुसफुसाया, आरव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, नीचे चले आओ। इस बार वो आवाज सीधे आरव के कान के बेहद पास सुनाई दे रही थी, जबकि वो अभी भी कुएं के अंदर थी। ये आवाज कहीं और से नहीं आ रही थी, सीधे उसके दिमाग में घुस रही थी। आरव चिल्लाया और अपने कानों को जोर से दबाया, लेकिन आवाज कहाँ रुकने वाली थी। वो तो कर्ण पिशाचिनी की आवाज थी। वो उसके कानों में गूंज रही थी, बढ़ते जा रही थी। और तभी कर्ण पिशाचिनी बोलती है, मुझे पता है तुम मेरा नाम जानना चाहते हो। उसके चेहरे पर एक पेचदार सी मुस्कान फैल गई। मैं और कोई नहीं, मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। और जैसे ही वो तीनों ये बात सुनते हैं, वो तीनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जंगल ऐसा लगता था जैसे आकार बदल रहा हो। हर दिशा एक जैसी थी, हर रास्ते कुएं की ओर वापस जाते थे। अगर वो कहीं से भी भागते थे तो वापस कुएं की ओर ही आते थे। और पीछे से वो आवाज लगातार फुसफुसा रही थी, रुक क्यों गए, आओ, मैं अकेली हूँ। अनन्या ने डर से रोना शुरू कर दिया। उसकी सांसें थमने लगी, घबराहट बढ़ने लगी। अनन्या की सांसें भारी हो चुकी थी। और तभी अचानक झाड़ियों में कुछ गिरता है, और वो कुछ और नहीं था, एक इंसान का कटा हुआ हाथ था। वो हाथ इतना ज्यादा सड़ा हुआ था कि उसको देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी किसी का ताजा हाथ कटा हुआ हो, और वो बिल्कुल अभी ताजे और गर्म खून से सना हो। रोहन कांपते हुए बोला, ये हाथ किसका है? हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। पर तभी उसे उसका दोस्त याद दिलाता है, पिछले साल एक लड़का गायब हुआ था, ये उसी का हाथ हो सकता है। लेकिन उन तीनों के पास ये बात करने का सही समय नहीं था, क्योंकि उसी समय पेड़ों के बीच एक लंबी मुड़ी हुई तिरछी काली परछाई दिख रही थी। वो और कोई नहीं, वो कर्ण पिशाचिनी थी। वो जमीन पर नहीं चलती थी, वो हवा में तैर रही थी और उल्टा तैर रही थी। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। ये मंजर देखने के बाद किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी, शायद अच्छों का हार्ट अटैक भी आ जाए। और ये तीनों तो बच्चे ही थे। आरव गुस्से और डर के बीच जोर से चिल्लाता है, तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है? क्या चाहती है हमसे? वो धीरे धीरे पास आई
उसकी सफेद आंखें सीधे आरव पर टिक गई। कर्ण पिशाचिनी पास आई और उसने उसके कान में बोला, क्योंकि तुम तीनों में से किसी एक ने मेरा नाम अपने मन में दोहराया था। ये बात सुनते ही तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगते हैं और तीनों की आंखों में जो डर था वो माहौल बहुत खतरनाक था। तभी रोहन फुसफुसाकर बोलता है, वो गलती से मैंने सोचा था कि बस एक कहानी है और मैंने तुम्हारा नाम मजाक में ले दिया। कर्ण पिशाचिनी की मुस्कुराहट अब लंबी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए ही उन तीनों को निगल जाएगी। तब कर्ण पिशाचिनी ने बोला, तुमने मेरा नाम लिया और अब तुम मेरे हो चुके हो। वो बोलते हुए एकदम रोहन की तरफ झपट पड़ी। एक झटके में तो रोहन हवा में उठा, ऐसे जैसे किसी ने उसके गले में रस्सी डालकर खींच लिया हो। उसने चीखते हुए कहा, आरव, अनन्या, भागो, यहाँ रुकना मत, ये अब मुझे मारने वाली हैं, तुम अपनी जान बचाओ। और ये बात सुन के वो दोनों भागने लगते हैं और फिर उसकी चीख अचानक बंद हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे कुएं की ओर घसीटा जा रहा था और वो तीनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब सिर्फ आरव और अनन्या बचे हुए थे। कर्ण पिशाचिनी उनके पास ऐसे घूम रही थी जैसे शिकार से खेल रही हो और कर्ण पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी आए हो तो वापस तो जाओगे नहीं। अनन्या ने अचानक समझ लिया, कर्ण पिशाचिनी आवाज से लोगों को खींचती है। अगर हम उसकी आवाज को अनसुना कर दें तो शायद हम बच जाएंगे, लेकिन आवाज अनसुनी करना असंभव था क्योंकि वो कानों में नहीं दिमाग में बोलती थी। आरव ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। अनन्या ने कान बंद कर लिए और लेकिन आवाज और तेज होते गई और तभी कर्ण पिशाचिनी ने चिल्लाकर बोला, आरव, मैं यही हूँ। आरव ने पूरा साहस जुटाकर चीखा, तू जो भी है रुक जा, हमें छोड़ दे। तभी कर्ण पिशाचिनी एकदम रुकी। उसने धीरे धीरे अपना काला चेहरा आरव के बिल्कुल पास लाकर कहा, ठीक है, सिर्फ एक को ही छोड़ दूंगी, तुम आपस में चुन लो कौन मरना चाहता है। ये बात सुन के अनन्या पूरी तरह हिल गई और सदमे में चली गई और अनन्या ने रोते और बिलखते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो। आरव ने तभी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की सांसें भारी हो रही थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे से घिर चुका था और कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे अपनी उंगलियां उनके गालों के पास ला रही थी। अब शायद वक्त नहीं बचा था और तीनों में से किसी एक की मौत तो निश्चित ही थी। पर यहीं पे अचानक एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पूरी चीजें बदल के रख देता है। कुछ दूर से मंदिर की घंटियों की तेज आवाज आने लगती है। ठीक उसी समय उसी दिशा से कर्ण पिशाचिनी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। कर्ण पिशाचिनी की आवाज इतनी तेज भयानक हो जाती है जिसको सुन के पूरा जंगल चीख उठने लगता है। पेड़ और धरती कांपने लगते हैं। हवा में सरसराहट बढ़ जाती है। घंटी की आवाज जैसे जैसे पास आती थी वो उतनी ही पीछे हटने लगती थी और आखिर में ठीक उसी कुएं में वापस कूद गई जहां से निकली थी। आरव और अनन्या भागते भागते गांव पहुंचे। ये मंजर देख के वहां के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। दोनों बहुत डर से कांप रहे थे। दोनों का गला सूख चुका था, खून और हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। और तभी दूर से एक पुजारी आता है और वो पुजारी और कोई नहीं, वो गांव का पुजारी था जिसने वो घंटियां बजाई थी। और तभी वो उस पुजारी को अपनी आपबीती बताते हैं और पुजारी जब ये सब कहानी सुनता है तो वो एक बात बोलता है, अगर मैं 1 मिनट भी देर करता तो तुम दोनों भी वापस नहीं आ पाते। सब अपने घर चले गए और आरव अकेले अपने कमरे में बैठा हुआ था और ये सब मंजर अपने दिमाग में सोच रहा था। पर आरव को अभी भी एक बात समझ में नहीं आई। आरव को आज भी रात में कभी कभी अपने कान के पास एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और वो फुसफुसाहट कोई और नहीं, उस कर्ण पिशाचिनी की आवाज थी। वो उसके कानों में बोलती थी, आरव, मैं वापस आऊंगी, अगली बार तुम्हारा नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, कहानी से एक चीज साफ समझ में आती है, डर असली नहीं होता पर हमारी बेवकूफ़ी उसे असली बना देती है। अगर कभी जिंदगी में ऐसी कोई जगह मिले, ऐसा कोई एहसास हो जहां आप अकेला महसूस करें, तो बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना। हमेशा रोशनी में रहो, पॉजिटिव में रहो, निगेटिविटी से दूर रहो, किसी भरोसेमंद इंसान के साथ रहो और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग को डर के हाथों में मत देना।
डर से बचने का सबसे बड़ा तरीका है उसे समझना, ना कि उसका पीछा करना। अगर ये कहानी ने तुम्हें एक पल के लिए भी महसूस करवाया हो कि जिंदगी कितनी कीमती और अनमोल होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम ऐसे और सच्चाई और डर के बीच डार्क सीक्रेट सुनना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसी ही कहानियों के लिए श्रापित सोसाइटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी तक रोशनी में रहो। मैं दोबारा एक नई कहानी लेके आऊंगा आपके पास। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और अगर तुम इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इस कहानी का पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। श्रापित सोसाइटी को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।